प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर वन क्या रखा है कि रबी की फसलें सामान्यतः शीत ऋतु में क्या करती है, बोई जाती हैं, और वसंत ऋतु में क्या कर ली जाती है, काट ली जाती हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर वन क्या आ गया, बिल्कुल सही है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, तो अब ऑप्शन नंबर टू क्या रखा है कि अरंडी को खरीफ और रबी दोनों मौसम में उगाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ तक तो ठीक लगा क्वेश्चन। ठीक है, कि दोनों फसलों में उगाया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये पौधा क्या है, 12 मासी पौधा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या रखा है कि यह एमएसपी सूचीबद्ध फसल भी है। ठीक है, फसल भी है, तो दोस्तों यहाँ पे ये एमएसपी में कवर्ड नहीं होती है दोस्तों, इस वजह से दोस्तों ऑप्शन नंबर टू क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जो प्रोटीन होता है दोस्तों, इसमें आपको क्या देखने मिलता है, कार्बन देखने मिलता है, नाइट्रोजन देखने मिलता है, हाइड्रोजन दोस्तों देखने मिलता है, और ऑक्सीजन देखने मिलता है। क्या बोलता है, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और दोस्तों जो ग्लूकोज होता है, क्या होता है, ग्लूकोज होता है, जिसको हम लोग दोस्तों यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है। तो मतलब जो हमें प्रोटीन मिलता है, उस प्रोटीन में दोस्तों क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ठीक है, यही दोस्तों जो नाइट्रोजन होते हैं हमारी बॉडी में क्या देते हैं, एमिनो एसिड देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों, एमिनो एसिड देते हैं। जब एमिनो एसिड दोस्तों यहाँ पे डाइजेस्ट होता है, जब इसको ब्रेक डाउन किया जाता है दोस्तों, इससे प्रोटीन अलग हो जाता है दोस्तों, और क्या होता है, एक यहाँ पे विषैली गैस बनती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनिया बनते हैं। ठीक है, अमोनिया बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों लीवर क्या कर देता है, अमोनिया से क्या कर देता है, इसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है, अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और फिर दोस्तों क्या हो जाता है, किडनी दोस्तों क्या कर देती है, ठीक है, यूरिया को दोस्तों क्या कर देती है, ब्लड से क्या कर लेती है, फिल्टर कर लेती है, और यूरिन के थ्रू दोस्तों उसको क्या कर देती है, बाहर कर देती है। जो वायु में उपस्थित नाइट्रोजन है तो दोस्तों, ये जो दलहनी फसलों के पौधे होते हैं वो क्या कर लेते हैं, इनको संचित कर लेते हैं, मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों आप यहाँ पे देखिए कि इनकी जो जड़ें होती हैं, ठीक है, जो इन फसलों की जो जड़ें होती हैं, इनमें एक बैक्टीरिया देखा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइजोबियम। क्या बोलते हैं, राइजोबियम दोस्तों। ठीक है, जड़ों में पाए जाने वाला दोस्तों क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, इन फसलों के लिए दोस्तों यहाँ पे कोबाल्ट आवश्यक है। क्या है, कोबाल्ट आवश्यक है दोस्तों। हमें पता है दोस्तों यहाँ पे विटामिन B12 को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामिन बोलते हैं दोस्तों, और इसका जो निर्माण होता है वो किससे होता है, कोबाल्ट से होता है। ठीक है, तो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। सो फ्यूचर ऑफिसर्स, जैसे कि हमें पता है कि ज्योग्राफी हमारा बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है, और ज्योग्राफी में दोस्तों अगर आप बांट के देखेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और एग्रीकल्चर से दोस्तों ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन आएंगे, 40+ क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, जिसकी कमांड इस टॉपिक पर अगर हो गई है, ठीक है, तो दोस्तों बहुत अच्छा है दोस्तों, सेफ, बहुत ही ज़्यादा सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, जिसकी नहीं है वो अभी भी बहुत पर्याप्त समय है। ठीक है दोस्तों, जी जान लगा दीजिए, 15 दिन में दोस्तों इस टॉपिक को क्या कर दीजिए, पूरी तरीके से खत्म कर दीजिए पढ़ करके। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, उसी क्रम में दोस्तों एक वीडियो है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर कितना है यहाँ पे 35 है। क्या रखा है कि भारत में ठीक है, फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर वन क्या रखा है कि रबी क्रॉप्स के बारे में दे रखा है। ठीक है, रबी की फसलें सामान्यतः शीत ऋतु, ठीक है, मतलब विंटर सीजन में, कब, विंटर सीजन में। ठीक है, और दोस्तों विंटर सीजन में बोई जाती हैं, और वसंत ऋतु में क्या की जाती हैं, ठीक है, दोस्तों स्प्रिंग टाइम में क्या की जाती है, ये काट ली जाती हैं। क्या की जाती है, काट ली जाती हैं। ठीक है, मतलब इनकी बुआई कब होती है, शीत ऋतु में होती है, और इनकी कटाई कब हो जाती है, वसंत ऋतु में हो जाती है। ठीक है, अब मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 देख लेते हैं। क्या रखा है कि ठीक है, अरंडी को खरीफ और रबी, ठीक है, दोनों मौसम में क्या किया जाता है, उगाया जाता है। ठीक है, खरीफ और रबी दोनों मौसम में क्या किया जाता है, उगाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों इसको एमएसपी में सूचीबद्ध किया गया है, मतलब इसको क्या किया गया है, एमएसपी, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, अरंडी की फसल को मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग सभी टाइप की क्रॉप्स को देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनकी कटाई दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एमएसपी को भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ साथ दोस्तों और भी जितने भी इंपॉर्टेंट पहलू हो सकते हैं दोस्तों, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पहलू हो सकते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हॉलिस्टिकली हर एक चीज को क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करने से पहले, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे कुछ चीजों को समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पे देखेंगे मेनली इंडिया में 3 प्रकार की, कितनी, 3 प्रकार की दोस्तों फसलें देखने को मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे देखेंगे रबी की फसल, जायद की फसल और खरीफ की फसल। ठीक है, रबी क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स एंड खरीफ की क्रॉप्स। ठीक है दोस्तों, जो रबी की फसल होती है इसको दोस्तों इसको शीतकालीन फसल बोलते हैं। ठीक है, विंटर टाइम की फसल बोलते हैं किसको, रबी की फसल को। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, आलू हो गया और मसूर हो गया। क्या हो गया, मसूर हो गया। ठीक है, अब मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पे देखेंगे इनकी जो बुआई होती है वो कब होती है, अक्टूबर से नवंबर में होती है। ठीक है, और इनकी जो कटाई होती है दोस्तों मार्च से अप्रैल में हो जाती है। कब हो जाती है, मार्च से अप्रैल में हो जाती है। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि जब होली जलाई जा रही थी दोस्तों, अभी भी क्या हो रहा है, गेहूं काटे जा रहे हैं। क्या हो रहा है, गेहूं की कटाई चल रही है दोस्तों। और साथ साथ में आप देखेंगे कि होली के कुछ टाइम पीरियड पहले दोस्तों यहाँ पे क्या होते हैं, आलू भी क्या हो जाते हैं, यहाँ पे आलू की दोस्तों क्या होती है, खुदाई चालू हो जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ये भी पता होगा कि सरसों के साथ दोस्तों यहाँ पे मटर भी और दोस्तों चने भी दोस्तों क्या हो जाती है, बोई हो जाती है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो आप यहाँ पे देखेंगे गेहूं की, जौ की, चना की, मटर की, सरसों की, आलू की और मसूर की दोस्तों ये क्या हो जाती है, यहाँ पे बोई हो जाती है। आप इनको दोस्तों इनकी मार्केट में अवेलेबल होती है, उसके अकॉर्डिंग अगर सोचेंगे तो दोस्तों आप इनको भूलेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो रबी की क्रॉप्स होती है ये शीतकालीन फसल होती है। ठीक है दोस्तों, अब इनकी जो कटाई होती है दोस्तों कब होती है, मार्च से अप्रैल के बीच में होती है। ठीक है, अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे देखेंगे कि जब यहाँ पे रबी की फसल की क्या कर दी गई, कटाई कर दी गई। क्या कर दी गई, कटाई कर दी गई। तो अब मेरे प्यारे साथियों कौन सी फसल बोई जाएगी, जायद की फसल बोई जाएगी। क्यों, क्योंकि दोस्तों जो जायद की फसल है वो रबी और खरीफ की दोस्तों क्या है, बीच की फसल है। क्या है, रबी और खरीफ की क्या है, बीच की फसल है। दोस्तों आपको पता होगा कि जैसे अभी गेहूं कट चुके हैं, तो मेरे प्यारे साथियों जो हम लोग गर्मियों में जो फ्रूट्स यूज करते हैं, जैसे कि तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, भिंडी हो गया, और बहुत टाइप की जो सब्जियां होती है दोस्तों जो गर्मियों में आती हैं, दोस्तों इनकी बुआई कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी, इनकी बुआई कर दी जाएगी। इसको दोस्तों शीत एवं ग्रीष्म के मध्य की दोस्तों फसल बोलते हैं। क्या, शीत एवं ग्रीष्म के मध्य की फसल बोलते हैं। समर और विंटर क्रॉप्स की
जो बीच की फसल होती है दोस्तों ये बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या होता है, इसकी जो बुआई होगी दोस्तों, अब ये देखिए इसकी कटाई हो गई तो इसकी क्या होगी, बुआई होगी। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद क्या होगा, इसकी जो कटाई होगी तो वो कब होगी, जून से जुलाई के बीच में होगी। अब मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ पे समझ के देखेंगे कि जायद की जब फसल को क्या कर लिया जाएगा, काट दिया जाएगा। दोस्तों इसकी जब फसल पकने वाली होती है तो दोस्तों आप यहाँ पे देखते हैं कि दोस्तों इसकी जब फसल पकने वाली होती है तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि इंडिया में क्या हो जाता है, यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है ये साउथ हो गया और ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया। ठीक है, ये साउथ वेस्ट मानसून दोस्तों आना स्टार्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, ठीक है जायद की फसल कटने तक की दोस्तों यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून होना आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब आप देखते हैं तो साउथ वेस्ट मानसून आता है तो मेरे प्यारे साथियों आप देखते हैं कि यहाँ पे जो धान है, ठीक है धान की जो पौधा होता है जिसको हम लोग छोटा पौधा बोलते हैं, ठीक है उसको बाद में रोपण करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों इसकी जो बेड़ लगाई जाती है, इसकी फसल दोस्तों क्या हो जाती है, बोई जाती है। क्या तो यहाँ पे जो धान है, पैडी है दोस्तों, इसको क्या कर लिया जाता है, एक खेत में उगा लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, इसके पौधे को एक छोटे से हिस्से में क्या कर लेते हैं, उगा लेते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बेड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेड़ बोलते हैं। ठीक है, और दोस्तों उसके बाद इनका रोपण करते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या करते हैं, रोपण करते हैं दोस्तों। अगर हम धान की बात करेंगे तो दोस्तों दो तरह की खेती की जाती है, एक रोपण वाली और एक बीज छिड़काव वाली। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों मोस्टली इंडिया में दोस्तों मोस्टली आप यहाँ पे यूपी के एरिया में देखते हैं कि रोपण वाली दोस्तों यहाँ पे ज्यादा होती है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देखेंगे, तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आप देखेंगे जो चावल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों, खरीफ की फसल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, खरीफ की फसल होगी दोस्तों। यहाँ पे आप देखें चावल। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे लिंक करके समझा रहा हूँ दोस्तों, आप चाहे तो उसको डायरेक्ट रट लें। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे एग्जाम में क्या हो जाएगा, रबी खरीफ जायद के बीच में दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाता है, होच-पोच हो जाता है, लोग बोलने लग जाते हैं। तो इस वजह से दोस्तों आपको मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ ताकि लिंक रहे। ठीक है, कि यहाँ पे आप जायद की फसल कट गई, ठीक है जब यहाँ पे कट गई तो दोस्तों मानसून आ रहा था, मानसून आ रहा था दोस्तों यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, धान के जो बीए हैं दोस्तों वो उगा दिए जाते हैं। ठीक है, धान का पौधा है वो दोस्तों क्या कर लिया जाता है, उगा लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जब पानी की बारिश क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि जो धान का पौधा होता है दोस्तों उसको उगने के लिए क्या होता है, ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर पानी नहीं होता तो दोस्तों क्या करते हैं, ट्यूबवेल के थ्रू दोस्तों यहाँ पे सिंचाई करते हैं, इसको भरते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, कि जो खरीफ की फसल होती है वो कब दोस्तों, हॉट एंड ह्यूमिड रीजन में दोस्तों इसको क्या करते हैं, उगाते हैं दोस्तों। ये साउथ वेस्ट मानसून के आने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या किया जाती है, इनको लगाया जाता है दोस्तों। इसके अंदर कौन कौन से दोस्तों यहाँ पे फसलें आती हैं, आप यहाँ पे देखेंगे चावल हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, तिल हो गया, मूंगफली हो गया, उड़द हो गया, कपास हो गया, रागी हो गया और सोयाबीन हो गया दोस्तों। आप यहाँ पे इन चीजों को ध्यान देंगे। ठीक है, मूंगफली क्या, मूंगफली को फोकस ज्यादा करेंगे, सोयाबीन को फोकस करेंगे दोस्तों, कपास को फोकस करेंगे, ठीक है और चावल को फोकस करेंगे। ठीक है, अब जब इतना फोकस कर लिया तो बचे हुए हैं इनको भी फोकस कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब मुख्य रूप से इनको ध्यान देंगे, क्या देंगे, चावल मूंगफली कपास सोयाबीन, चावल मूंगफली कपास सोयाबीन दोस्तों। ये क्या है, यहाँ पे खरीफ की फसलें हैं। क्या है, खरीफ की फसलें दोस्तों। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको यहाँ पे इतनी चीजें समझ में आई हैं। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे पेपर में, तो मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा गया था, रबी क्रॉप्स के बारे में पूछा गया था दोस्तों। हम लोगों ने रबी क्रॉप्स के बारे में भी देखा और साथ में जायद फसल के बारे में देखा और साथ साथ में यहाँ पे खरीफ की फसल के बारे में देखा। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे रबी फसल के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से बात कर लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे रबी की फसल की अगर देख लेते हैं तो दोस्तों ये क्या होता है, ये विंटर क्रॉप्स होती है। क्या होती है, विंटर क्रॉप्स होती है दोस्तों। आपको याद होगा कि जो गेहूं की जो बुआई होती है दोस्तों वो जाड़ों में की जाती है। कब की जाती है, जाड़ों में की जाती है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक गांव की भाषा में ये भी सुनते हैं, ठीक है कि जितनी ज्यादा ओस गिरेगी, जितना ज्यादा कोहरा गिरेगा, ठीक है उतना ज्यादा गेहूं का पौधा क्या होगा, ग्रो करेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे इसकी जो बुआई होती है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में होती है। ठीक है, मतलब जब यहाँ पे चावल की कटाई हो जाती है तो जब खेत खाली हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे रबी की क्रॉप्स के अंदर दोस्तों क्या आता है, गेहूं आता है दोस्तों। इन सब चीजों की क्या करते हैं, बुआई चालू कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे गेहूं हो गया, ठीक है जौ हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, ठीक है क्या हो गया, सरसों हो गया दोस्तों। ये क्या हो गया, यहाँ पे ये रबी के क्रॉप्स हो गए दोस्तों। इनकी जो कटाई होती है अभी मैंने आपको बताया मार्च अप्रैल के बीच में होती है। ठीक है, मार्च अप्रैल के जब ये कट जाता है तो उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, जायद की करते हैं और जायद के बाद दोस्तों फिर से क्या हो जाता है, खरीफ आ जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रबी की क्रॉप्स होती हैं दोस्तों वहाँ पे क्या होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दोस्तों आपको मैं पहले ज्योग्राफी में पढ़ा रखा है। ठीक है, कि जो पश्चिमी विक्षोभ होता है दोस्तों वो क्या करता है, जाड़ों में दोस्तों मानसून की तरह काम करता है और दोस्तों जाड़ों में क्या करता है, यहाँ पे बारिश करता है दोस्तों। इंडो गैंजेटिक प्लेन में भी दोस्तों आपको मैंने ये सब पढ़ाया है। ठीक है, आपको दोस्तों यहाँ पे मैंने कई जगह इसको कवर किया है कि दोस्तों यहाँ पे जो रबी की फसलें होती है दोस्तों इसको क्या होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मतलब पश्चिमी जो विक्षोभ होता है, पश्चिमी मानसून होता है दोस्तों जो नॉर्थ वेस्ट से आता है। ठीक है, उत्तर पश्चिम मानसून जो होता है दोस्तों वो क्या करता है, रबी की फसल को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में सब चीजें डाल सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों आप इसको किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करेंगे, मेरे मुंह से निकला हुआ एक शब्द दोस्तों आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि जो रबी की फसलें होती है मेनली कहाँ पे, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया और वेस्टर्न यूपी, क्या उत्तर प्रदेश का दोस्तों क्या है, पश्चिमी भाग, क्या उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको जब रेन पैटर्न पढ़ाया था दोस्तों आपको मैंने ये भी सारी चीजें बताई थी। ठीक है, कि यहाँ पे किस किस टाइप की रेनफॉल होती है, हैवी रेनफॉल कहाँ होती है, मॉडरेट रेनफॉल कहाँ पे होती है दोस्तों। ठीक है, मिनिमम रेनफॉल कहाँ पे होती है दोस्तों। ठीक है, और उससे ज्यादा और दोस्तों उसके नीचे भी जो रेनफॉल होती है वो कहाँ पे होती है दोस्तों। ये अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो एक बार फिर से रिवाइज कीजिए दोस्तों, क्योंकि हर एक वीडियो क्या है एक दूसरे से लिंक है, इसका डेटा उसमें है, उसका डेटा इसमें है दोस्तों, इसी क्रम से हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों इस चीज को आप ध्यान देंगे। दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि ये जो क्षेत्र है दोस्तों इससे क्या हुआ था, जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ
हुआ था, भारत में जब हरित क्रांति दोस्तों लाई गई थी, ठीक है दोस्तों, इसने भी क्या किया था, मेजर रोल प्ले किया था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे रबी की फसलों के क्या मिला था, बहुत ज्यादा इंपावरमेंट मिला था दोस्तों, रबी की फसलों में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई थी, ठीक है, किसकी वजह दोस्तों, यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, ठीक है, हरित क्रांति की वजह से, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे हरित क्रांति कौन लेके आया था इंडिया में, और दोस्तों वर्ल्ड लेवल पे कौन लेके आया था, पीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, हालांकि अब पूछे जाने की गुंजाइश नहीं है, फिर भी आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, एक बार इसको देख लेंगे। फिर मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पे देखेंगे कि राष्ट्रीय चावल संस्थान, क्या राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान दोस्तों, ये कहाँ पे, कटक में है। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पे है, मनीला में है, कहाँ पे है, मनीला में है, ठीक है दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पे है, मनीला में है, ठीक है। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, बैरकपुर में है, कहाँ पे है, बैरकपुर में है। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, बैरकपुर में है, ठीक है। कॉफी अनुसंधान, क्या कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, चिकमंगलुर, कहाँ पे है, चिकमंगलुर में है, अब इसको याद कर लेंगे, ठीक है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दोस्तों कहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर में है, कहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर में दोस्तों, ठीक है। गन्ना प्रजनन संस्थान दोस्तों कहाँ पे है, कोयम्बटूर में, कहाँ पे है, कोयम्बटूर में, ठीक है दोस्तों। आपको यहाँ पे इतनी चीजें पता चली दोस्तों। आपको यहाँ पे इसके साथ साथ दोस्तों हमने यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा फैक्ट के फॉर्म में ऐड कर दिया, ताकि दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके दोस्तों आपको याद भी कराया जाए, ताकि आपको दोस्तों हेक्टिक भी न लगे और आपको यहाँ पे याद भी हो जाए। जब नेक्स्ट कोई वीडियो आएगी एग्रीकल्चर की दोस्तों, उसमें हम यहाँ पे ऐसे कोई फैक्ट और भी ऐड कर देंगे। तो एक बार फिर से देखेंगे, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पे है, कटक में है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पे, मनीला में है, ठीक है। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, बैरकपुर में है, ठीक। जूट का संबंध यहाँ पे याद कर लो, बैरकपुर में, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे इसके बाद देखेंगे, काफी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, चिकमंगलुर में है, ठीक है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, पोर्ट ब्लेयर में है दोस्तों, ठीक है। गन्ना प्रजनन संस्थान दोस्तों कहाँ पे, कोयम्बटूर में है दोस्तों। आपने यहाँ पे अगर यूपीपीसीएस का प्री दिया होगा तो इसमें दोस्तों पूछा गया है, ठीक है, तो जूट का जो पौधा है दोस्तों, जूट का जो पौधा है ये देशज पौधा है कि नहीं है, ठीक है, मतलब इसी देश की दोस्तों इंडिजीनियस क्रॉप्स है कि नहीं है दोस्तों। यस, सही बात है ये कि जो जूट का पौधा है ये क्या है, यहाँ पे इसी देश का देशज पौधा है, इंडिजीनियस यहाँ पे क्या है, पौधा है, ठीक है, मतलब भारत का ही पौधा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे वेस्ट बंगाल में दोस्तों जूट की खेती ज्यादा की जाती है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे आपको प्रॉपर वीडियो बना रखा है, ठीक है। इंडो गैंजेटिक प्लेन वाला जो वीडियो था उसमें मैंने यहाँ पे आपको, ठीक है, सभी दोस्तों उसमें मैंने आपको कॉटन के बारे में बताया था, जूट के बारे में बताया था, वीट गेहूं के बारे में बताया था दोस्तों, आपको वहाँ पे याद होगा, ठीक है। और दोस्तों फिर मैंने आपको यहाँ पे यूपीपीसीएस के प्री का जो सॉल्यूशन था उसमें भी दोस्तों इस चीज को मैंने बताया था, कवर किया था दोस्तों। इस चीज को आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यूपीपीसीएस के प्री में इसी बारे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी क्रॉप्स हैं दोस्तों इनका ओरिजिन कहाँ पे है, ठीक है दोस्तों, इनका जन्म कहाँ पे हुआ है इन फसलों का दोस्तों, इस चीज को भी यहाँ पे देखेंगे। कितना रेनफॉल आवश्यकता होती है, कौन कौन सी मिट्टी आवश्यकता होती है, कैसा यहाँ पे क्लाइमेट चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ मैंने फसलें लेकर रखी हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पेपर में क्वेश्चन बना देता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो दोस्तों आपको यहाँ पे चीजें ध्यान में रखना है, ठीक है। दोस्तों हम लोग धान की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि इंडो चाइना की दोस्तों यह क्या है, नेटिव है, ठीक है। दोस्तों उसके बाद उष्ण आर्द्र क्लाइमेट इसको चाहिए होता है, कैसा उष्ण आर्द्र चाहिए होता है, 20 से 27 डिग्री इसको टेम्परेचर चाहिए होता है दोस्तों। आपको अभी मैंने बताया था कि 140 से 150 सेंटीमीटर दोस्तों क्या चाहिए होती है, इसको रेंज होती है, ठीक है। इंडो गैंजेटिक प्लेन दोस्तों ये क्या होता है, इसकी खेती बहुत अच्छे से होती है, इसको ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, कैसा चाहिए होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है दोस्तों, हाई टेंपरेचर चाहिए होता है दोस्तों, हैवी रेनफॉल चाहिए होती है, ठीक है दोस्तों। चिकनी और जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, एलुवियल सॉइल में दोस्तों क्या करते हैं, इसको उगा सकते हैं। चिकनी दोस्तों आपको मैंने बताया था कि जो मिट्टी में क्ले ज्यादा होता है वो दोस्तों क्या होती है, चिकनी होती है, और दोस्तों जो मिट्टी ज्यादा चिकनी होती है दोस्तों उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे मक्का के बारे में बात कर लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि मध्य अमेरिका, कहाँ पे, मध्य अमेरिका की दोस्तों ये क्या है, यहाँ पे जन्मी हुई दोस्तों मध्य अमेरिका की दोस्तों ये क्या है, फसल है, ठीक है। इसके लिए दोस्तों कैसा चाहिए होता है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रफल चाहिए होता है, मतलब सब ट्रॉपिकल रीजन चाहिए होता है, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर चाहिए वो दोस्तों कितना चाहिए, 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। इसके लिए जो बारिश है दोस्तों वो कितना चाहिए, 60 से 120 सेंटीमीटर चाहिए। और दोस्तों ये कौन सी दोमट मिट्टी में दोस्तों क्या करते हैं, इसको उगाते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे ज्वार, क्या देखेंगे, ज्वार दोस्तों ये इंडिया की है, क्या है, ये इंडिया की दोस्तों यहाँ पे ये फसल है, ठीक है। इसको दोस्तों कैसा दोस्तों, इसको कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रफल चाहिए होता है, मतलब ट्रॉपिकल रीजन चाहिए होता है, क्या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रफल को हम लोग ट्रॉपिकल बोलेंगे और उपोष्ण को हम लोग क्या बोलेंगे, सब ट्रॉपिकल बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको कितना डिग्री टेंपरेचर चाहिए होता है, 27 से 32 डिग्री टेंपरेचर, ठीक है। अब दोस्तों इसको बारिश कितनी चाहिए, 30 से 100 सेंटीमीटर, कितना 30 से 100 सेंटीमीटर दोस्तों क्या चाहिए होती है, रेंज चाहिए होती है दोस्तों। ज्वार और मक्का दोनों को ही दोस्तों क्या चाहिए, दोमट मिट्टी होती है, कैसे होती है, दोमट मिट्टी में उगती है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे बाजरा, ठीक है, बाजरा दोस्तों क्या है, अफ्रीकन दोस्तों क्रॉप्स है, ठीक है। इसको भी कैसा दोस्तों उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रफल चाहिए, कैसा चाहिए, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है दोस्तों, मतलब ट्रॉपिकल रीजन चाहिए, ठीक है। 30 से 35 डिग्री दोस्तों उसको टेंपरेचर चाहिए होता है, ठीक है। 37 से 75 मतलब कम बारिश चाहिए होती है, 37 से 75 यहाँ पे सेंटीमीटर की क्या चाहिए, रेंज चाहिए होती है। और बालुई दोमट मिट्टी में दोस्तों इसको क्या करते हैं, उगाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जौ को देख लेंगे दोस्तों, ये क्या है, ये चाइना की दोस्तों फसल है, ठीक है। इसको कैसा चाहिए होता है, समशीतोष्ण, कैसा चाहिए होता है, ठीक है, समशीतोष्ण मतलब सब ट्रॉपिकल टाइप का रीजन का यहाँ पे क्या चाहिए होता है, इसको टेंपरेचर चाहिए होता है, ठीक है। 15 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 15 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड दोस्तों टेंपरेचर चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देखेंगे इसको जो बारिश है वो 60 सेंटीमीटर चाहिए, कितना चाहिए, 60 सेंटीमीटर अप्रॉक्स यहाँ पे इसको रेंज चाहिए। उसमें दोस्तों इसको भी क्या, बालुई दोमट मिट्टी चाहिए, कौन सी मिट्टी चाहिए, बालुई दोमट मिट्टी चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं गेहूं के बारे में दोस्तों, ये क्या है, मध्य एशिया की दोस्तों ये क्या है, फसल है। इसको भी दोस्तों समशीतोष्ण दोस्तों क्या चाहिए होता है, क्लाइमेट चाहिए होता है दोस्तों। आपने यहाँ पे देखा
नोटिस किया कि जौ और गेहूं, क्या जौ और गेहूं, ठीक है, ये दोनों ही दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये रबी की फसलें हैं। क्या है, रबी की फसलें हैं, ऐसे इसको याद कर लो। ठीक है, गेहूं और जौ दोनों ही क्या है, रबी की फसलें हैं। और दोस्तों ये विंटर क्रॉप्स हैं दोस्तों। इसको उगाने के लिए दोस्तों इसको उगाने के लिए दोस्तों कौन सा समय चाहिए होता है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में। ठीक है, और अक्टूबर से नवंबर के बीच में दोस्तों क्या होता है, जाड़ा होता है। क्या होता है, जाड़ा स्टार्ट हो जाता है, फिर जाड़ा होने लग जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों पे देखेंगे कि गेहूं हो गया और जौ हो गया, और इसको दोस्तों समशीतोष्ण क्यों बोल रहे हैं दोस्तों, समशीतोष्ण क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे विंटर क्रॉप्स हैं दोस्तों। ये कैसी क्रॉप्स हैं, विंटर क्रॉप्स हैं। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जब विंटर की जो क्रॉप्स है तो दोस्तों आप कॉमन सेंस है, जैसे मान लीजिए कि ऑप्शन में टेंपरेचर डाल दिया कि इसको 40 डिग्री टेंपरेचर चाहिए, 30 डिग्री टेंपरेचर चाहिए, 25 डिग्री टेंपरेचर चाहिए, तो दोस्तों आप यहाँ पे कॉमन सेंस लगाइएगा। कॉमन सेंस ये लगाइएगा कि जो गेहूं की जो फसल है वो विंटर सीजन है। ठीक है, विंटर क्रॉप्स है। ठीक है, और जब ये विंटर क्रॉप्स है तो विंटर का जो टेंपरेचर होता है दोस्तों वो ऑलमोस्ट 20 15 10, ठीक है, इस टाइप का टेंपरेचर जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों तो वहां पे इतना ज्यादा टेंपरेचर इसको कैसे चाहिए होगा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे इसको उगाते टाइम कम टेंपरेचर चाहिए होता है गेहूं को, और जब कटाई होने वाली होती है तो इसको ज्यादा टेंपरेचर चाहिए होता है, क्योंकि गेहूं अच्छे तरीके से पक जाए। क्या हो जाए, पक जाए। ठीक है, इस चीज को आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे गेहूं क्या है, एक मध्य एशिया की दोस्तों क्या है, ये फसल है। ठीक है, समशीतोष्ण दोस्तों इसको क्लाइमेट चाहिए होता है, 15 से 25 डिग्री टेंपरेचर इसको चाहिए होता है दोस्तों। इसको जो रेनफॉल चाहिए 15 से, जिसको जो रेनफॉल चाहिए वो 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच की होती है। ठीक है, और इसको भी उगाने के लिए दोस्तों दोमट मिट्टी चाहिए। क्या चाहिए, दोमट मिट्टी चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिटेलिंग से बात की दोस्तों, आप इसको हल्के में मत लेना दोस्तों, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, तो आप यहाँ पे प्री प्रिपेयर्ड रहे हर चीजों को लेकर के। फिर मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे देखेंगे पल्सेस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, दालों के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों दालों का सबसे ज्यादा जो उत्पाद होता है दोस्तों वो कहाँ पे होता है, मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश को दोस्तों फॉलो करते हुए दोस्तों उसके बाद कौन आएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, चौथे नंबर पे यूपी आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि जो दोस्तों जो दलहनी फसलों के जो पौधे होते हैं, ठीक है, इनमें दोस्तों होता क्या है कि वायु से नाइट्रोजन संचित करने की दोस्तों इनमें क्या होती है, बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है। क्या होती है, यहाँ पे वायु से नाइट्रोजन को संचित करने की दोस्तों होता क्या है कि जो दलहन की जो फसलें होती हैं, ठीक है, उनके जो पौधे होते हैं वो क्या कर लेते हैं कि वायु में उपस्थित जो नाइट्रोजन होती है दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे ये क्या है, ग्लोब है, इसमें से 78% जो गैस होती है दोस्तों वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है। ठीक है, 78% दोस्तों यहाँ पे कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन होती है दोस्तों। ऑलमोस्ट 20 से 21% दोस्तों यहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पता होंगी पहले से ही। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो वायु में उपस्थित नाइट्रोजन है तो दोस्तों ये जो दलहनी फसलों के पौधे होते हैं वो क्या कर लेते हैं, इनको संचित कर लेते हैं, मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों आप यहाँ पे देखिए कि इनकी जो जड़ें होती हैं, ठीक है, जो इन फसलों की जो जड़ें होती हैं इनमें एक बैक्टीरिया देखा जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं राइजोबियम। क्या बोलते हैं, राइजोबियम दोस्तों। ठीक है, जड़ों में पाए जाने वाला दोस्तों क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, इन फसलों के लिए दोस्तों यहाँ पे कोबाल्ट आवश्यक है। क्या है, कोबाल्ट आवश्यक है दोस्तों। हमें पता है दोस्तों यहाँ पे विटामिन B12 को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामिन बोलते हैं दोस्तों, और इसका जो निर्माण होता है वो किससे होता है, कोबाल्ट से होता है। ठीक है दोस्तों, विटामिन B12 दोस्तों इनको क्या होता है, आवश्यक होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे कि जो राइजोबियम जीवाणु होते हैं दोस्तों ये किसके लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए दोस्तों क्या किए जाते हैं, जाने जाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए दोस्तों क्या किए जाते हैं, जाने जाते हैं, क्योंकि दोस्तों पौधों को ग्रो करने के लिए दोस्तों क्या चाहिए होता है, अपना भोजन बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे नाइट्रोजन चाहिए होता है दोस्तों। आपको दोस्तों हम बता देते हैं कि जो प्रोटीन्स होता है, ठीक है, जो प्रोटीन होता है दोस्तों, इसमें आप क्या देखने मिलता है, कार्बन देखने मिलता है, नाइट्रोजन देखने मिलता है, हाइड्रोजन दोस्तों देखने मिलता है, और ऑक्सीजन देखने मिलता है। क्या बोलता है, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और दोस्तों जो ग्लूकोज होता है, क्या होता है, ग्लूकोज होता है जिसको हम लोग दोस्तों यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है। तो मतलब जो हमें प्रोटीन मिलता है उस प्रोटीन में दोस्तों क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ठीक है, यही दोस्तों जो नाइट्रोजन होते हैं हमारी बॉडी में क्या देते हैं, एमिनो एसिड देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों, एमिनो एसिड देते हैं। जब एमिनो एसिड दोस्तों यहाँ पे डाइजेस्ट होता है, जब इसको ब्रेक डाउन किया जाता है दोस्तों, इससे प्रोटीन अलग हो जाता है दोस्तों, और क्या होता है, एक यहाँ पे विषैली गैस बनती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनिया बनते हैं। ठीक है, अमोनिया बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों लीवर क्या कर देता है, अमोनिया से क्या कर देता है, इसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है, अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और फिर दोस्तों क्या हो जाता है, किडनी, क्या किडनी दोस्तों क्या कर देती है, ठीक है, यूरिया को दोस्तों क्या कर देती है, ब्लड से क्या कर लेती है, फिल्टर कर लेती है, और यूरिन के थ्रू दोस्तों क्या कर देती है, बाहर कर देती है दोस्तों। क्या कर देती है, बाहर कर देती है। दोस्तों जो पौधे में जो नाइट्रोजन आता है दोस्तों वो किसकी वजह से आता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से आता है दोस्तों। आपको दोस्तों हमें पता है दोस्तों, आप जैसे कि जानते हैं कि नाइट्रोजन हमारे लिए क्या है, आवश्यक है। नाइट्रोजन क्या है, हमारे लिए आवश्यक है दोस्तों। लेकिन जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन जाते हैं दोस्तों, वो दोस्तों क्या हो जाते हैं, हार्मफुल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हार्मफुल हो जाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन दोस्तों पौधों में है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जब नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेता है दोस्तों तो वो एसिड रेन जैसी चीजों को क्या करता है, लीड करता है दोस्तों। ठीक है, एक टाइप का दोस्तों यहाँ पे पॉलिटेंट का काम करता है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेलिंग से पता चला तो दोस्तों आप यहाँ पे भूलेंगे नहीं। ठीक है, कि दोस्तों दाल वाली जो फसलें होती हैं इनके पौधों को दोस्तों क्या चाहिए होता है, कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखेंगे, अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया में जितना भी यहाँ पे बोया हुआ क्षेत्र है, ठीक है, जो भी यहाँ पे क्रॉप्स बोई जाती हैं, ठीक है, फसलें बोई जाती हैं दोस्तों, उनमें से जो 11% दोस्तों होती है वहाँ पे कैसे होती है, दलहनी फसलें होती हैं। क्या होती हैं, दलहनी फसलें होती हैं। मतलब यहाँ पे पल्सेस क्रॉप्स की दोस्तों यहाँ पे पल्सेस क्रॉप्स का क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, कुल बोए क्षेत्र का दोस्तों कितना, 11% भाग। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे
मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आप देखेंगे कि जो दलहनी फसलें होती हैं, ठीक है, इसको दोस्तों क्या होता है, संतुलित खाद का अनुपात रहता है दोस्तों। इनके पौधे में क्या रहता है, संतुलित खाद का अनुपात रहता है दोस्तों। मतलब यहाँ पे बैलेंस फॉर्म में दोस्तों क्या रहती है, यहाँ पे फर्टिलाइजर होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा दोस्तों सॉइल की उपजाऊता क्या होती है, यहाँ पे बनी रहती है। मतलब जो सॉइल है वो क्या रहती है, फर्टाइल रहती है। सॉइल की फर्टिलिटी क्या रहती है, मेंटेन रहती है दोस्तों। आपके सारे पॉइंट यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गए दोस्तों। हम लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में बात कर ही रहे थे तो मेरा मन हुआ तो दोस्तों मैंने यहाँ पे पल्सेस को उठा लिया। तो मेरे प्यारे साथियों आपको यहाँ पे चीजें पता चली होंगी दोस्तों। यहाँ पे ये चीज मैंने आपको बताई, ठीक है। इसको भी आप याद रखना दोस्तों, जो कि क्या है, बायो से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, बायो से रिलेटेड है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एमएसपी, जिसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। दोस्तों ये क्या होता है, ये दोस्तों होता है कि भारत सरकार के द्वारा कृषि उत्पादों को, क्या, कृषि उत्पादों को, जो भी चीज़ दोस्तों उगाई जाती है, ठीक है, कृषि उत्पादों को कृषि मूल्यों, ठीक है, क्या, कृषि मूल्यों में किसी भी तीव्र, ठीक है, गिरावट के विरुद्ध दोस्तों क्या करती है, बीमा प्रदान करती है। क्या दोस्तों क्या दोस्तों देखती है यहाँ पे, बीमा प्रदान करती है। सपोज कर लीजिए कि आपने गन्ना उगाया या फिर आपने यहाँ पे प्याज उगा दिया, ठीक है, या फिर आपने आलू उगा दिया, ठीक है। अब आलू दोस्तों क्या हो गया, प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो गया, मतलब इसकी जो सप्लाई है दोस्तों क्या हो गई, बढ़ गई। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, जब सप्लाई बढ़ जाती है तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, यहाँ पे जब सप्लाई बढ़ जाती है तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इकोनॉमी का नियम है कि दोस्तों जब डिमांड बढ़ जाती है तो सप्लाई कम हो जाती है, और जब सप्लाई बढ़ जाती है तो दोस्तों क्या होती है, डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों वो वस्तु क्या रहती है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहती है। तो दोस्तों मान लीजिए कि आपने गन्ना उगाया या फिर आलू उगाया, और दोस्तों आलू का जो प्राइस है मान लीजिए, ठीक है, सपोज करके चलना है यहाँ पे कि 10 रुपये बिक रहा है, और दोस्तों आलू इतना ज़्यादा उग गया कि दोस्तों उसको 2 रुपये में कोई नहीं खरीद रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या हो गया, सरकार उसको कवर करेगी। क्या करेगी, अगर वो फसल एमएसपी के अंडर में कवर होती है तो, ये भी ध्यान रखिएगा, अगर कोई फसल एमएसपी के अंडर कवर होती है तो दोस्तों उसी को क्या किया जाता है, वो चीज़, उसका फायदा मिलता है। बाय द वे उसका फायदा उसको नहीं होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, उस टाइप की जब कंडीशंस आ जाती हैं तो दोस्तों होता क्या है, यहाँ पे एमएसपी के द्वारा दोस्तों सरकार क्या करती है, ठीक है, उन मूल्यों में दोस्तों यहाँ पे बीमा के अकॉर्डिंग उनको फायदा पहुंचाती है किसानों को, ताकि उनकी जो मेहनताना है वो बेकार ना चली जाए, ठीक है। दोस्तों कब होता है, जब कोई तीव्र गिरावट होती है। क्या होती है, तीव्र गिरावट होती है, इंटेंस दोस्तों कब होता है, जब ये कोई तीव्र गिरावट होती है किसी भी प्राइस में, ठीक है। अब दोस्तों इनको सुझाव कौन देता है, दोस्तों यहाँ पे देखेंगे CACP। क्या है, CACP, जिसको हम लोग बोलते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है, कृषि लागत और मूल्य आयोग। दोस्तों ये क्या करता है, रिकमेंडेशन देता है। क्या करता है, यहाँ पे सरकार को रिकमेंडेशन देता है, ठीक है, किसके बारे में, प्राइस के बारे में और पॉलिसीज के बारे में, ठीक है। कोई इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। एमएसपी के अंदर 22 फसलें दोस्तों क्या है, कवर है, ठीक है, जिसमें से दोस्तों 14 जो फसलें हैं वो किसकी हैं, खरीफ की हैं, और जो 6 फसलें हैं वो क्या है, रबी की हैं। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि एमएसपी के अंतर्गत, ठीक है, रबी की फसलें ज़्यादा हैं तो या फिर खरीफ की फसल ज़्यादा है, तो दोस्तों रबी फसल की तुलना में यहाँ पे क्या है, खरीफ फसलों की दोस्तों यहाँ पे दोस्तों रबी फसल की तुलना में खरीफ फसल क्या होती है, ज़्यादा होती है। दोस्तों इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। लेकिन दोस्तों गन्ने के लिए दोस्तों एक अलग से यहाँ पे सिस्टम बनाया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं FRP बोलते हैं, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। क्या, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, ठीक है। इसको दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, FRP में कवर करते हैं, किसको, गन्ने को। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एमएसपी में दोस्तों यहाँ पे क्या है, रबी की फसलें और खरीफ की फसलें दोस्तों, लेकिन गन्ना के लिए दोस्तों क्या है, यहाँ पे FRP है। क्या है, FRP है, जिसमें दोस्तों क्या करता है, CACP क्या करता है, FRP के लिए भी क्या करता है, पॉलिसी और रिकमेंडेशन देता है, प्राइस को लेकर के और पॉलिसी को लेकर के, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं अरंडी की फसल, ठीक है। जो अरंडी की फसल है दोस्तों, इसको अगर मेनली देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, खरीफ की फसल है, लेकिन दोस्तों इसको रबी की पैटर्न में भी क्या करते हैं, उसकी बुआई करते हैं। मतलब रबी टाइम पीरियड में दोस्तों इसको क्या करते हैं, बुआई कर लेते हैं। मतलब ये रबी और खरीफ दोस्तों क्या है, दोनों की ही क्या है, फसल है। बट दोस्तों ये एमएसपी के अंदर क्या होती है, कवर नहीं होती। क्या नहीं होती, कवर नहीं होती है। अब दोस्तों अरंडी क्या होता है, अरंडी दोस्तों एक झाड़ी नुमा क्या होता है, पौधा होता है। क्या होता है, जो कि 12 मासी झाड़ी के रूप में दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलता है। दोस्तों इससे क्या निकलता है, ऑयल निकलता है दोस्तों यहाँ पे, जो कि हेयर के लिए, स्किन के लिए, घाव के लिए, या जो लिप्स फट जाते हैं दोस्तों, इसके लिए भी क्या करते हैं, रेगुलर यूज में दोस्तों अरंडी का ऑयल क्या होता है, यूज होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ये पता चल गया कि जो अरंडी की फसल है रबी और खरीफ दोनों में ही बोई जाती है, क्योंकि दोस्तों 12 मासी है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे 12 मासी है तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है दोस्तों दोनों में ही कवर होगी, रबी और क्रॉप दोनों में आ गया। तो मेरे प्यारे साथियों, लेकिन यहाँ पे एमएसपी में इसको सपोर्ट नहीं मिलता है, किसको, अरंडी की फसल को दोस्तों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर वन क्या रखा है कि रबी की फसलें सामान्यतः शीत ऋतु में क्या करती है, बुआई जाती हैं, और वसंत ऋतु में क्या कर लेती है, काट ली जाती हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 क्या आ गया, बिल्कुल सही है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। दोस्तों अब ऑप्शन नंबर 2 क्या रखा है कि अरंडी को खरीफ और रबी दोनों मौसम में उगाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ तक तो ठीक लगा क्वेश्चन, ठीक है, कि दोनों फसलों में उगाया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये पौधा क्या है, 12 मासी पौधा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या रखा है कि यह एमएसपी सूचीबद्ध फसल भी है, ठीक है, फसल भी है। तो दोस्तों यहाँ पे ये एमएसपी में कवर्ड नहीं होती है दोस्तों, ये इस वजह से दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर केवल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 सही है। क्या है, 1 सही है। तो मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। तो दोस्तों ये केवल एक क्वेश्चन नहीं था, इस क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों हम लोगों ने कितनी सारा चीजें कवर किया, कितना डेटा जाना, कितना फैक्ट जाना, और दोस्तों कितनी पैटर्न्स को हम लोग यहाँ पे समझ लिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव दोस्तों। इस वीडियो को क्रिएट करने में दोस्तों हमारी बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारा डेटा और बहुत सारी मेहनत लगी हुई है। तो दोस्तों इसको लाइक जरूर करके जाए दोस्तों। और आप मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पेड ग्रुप क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पेड ग्रुप रन कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी मंथली फीस अप्रॉक्स इतनी आएगी
फीस दोस्तों 125 रुपये आएगी, ठीक है। अगर हम 4 महीने से मल्टीप्लाई कर ले दोस्तों, अप्रॉक्स यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 500 रुपये दोस्तों आपको देना पड़ेगा। कितना पड़ेगा, देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। जो कि आपके एक फोन दोस्तों, जो कि आपके एक फोन रिचार्ज के बराबर का पैसा है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे घटना चक्र की किताब भी लेने जाएंगे तो आपको 590 रुपये की मिलेगी हिस्ट्री की दोस्तों, वो भी इससे भी कम प्राइस में दोस्तों आपको यहाँ पे सारी चीजें हम दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा 100 क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पे क्या दे रहे हैं, डेली क्विज दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं आपको, डेली क्विज दे रहे हैं। आपको घटना चक्र का जितना भी शॉर्ट नोट्स है दोस्तों, वो भी आपको यहाँ पे सारी चीज दे रहे हैं, जो कि हमारे हैंड नोट्स, जो कि दोस्तों हमारे हाथों द्वारा स्वयं लिखी हुई है, ठीक है। कोई भी फैक्ट और पॉइंट यहाँ पे छोड़ा नहीं गया है, क्योंकि दोस्तों आप जब पेपर देने जाएंगे दोस्तों, आप मोटी मोटी घटना चक्र को रिवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, और दोस्तों अब इतना समय बचा नहीं है कि आप यहाँ पे शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकें। दोस्तों हम यहाँ पे घटना चक्र के आपको सारे शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे पिछले 20 साल का PYQ, ठीक है, जो कि यूपीपीएससी ने लिया है। किसने, यूपीपीएससी आयोग ने दोस्तों अलग अलग एग्जाम में पूछे हैं, वो सारे क्वेश्चन भी दोस्तों यहाँ पे आपको वीडियो फॉर्मेट में और यहाँ पे PDF में दोस्तों क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। दोस्तों जो भी चीज़ यहाँ पे डिस्कस की जाती है, जो कि 15 से 20 मिनट का होता है, ठीक है, इसका भी PDF हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे करंट अफेयर के ऊपर भी दोस्तों यहाँ पे वीडियोस आते हैं, ठीक है। करंट अफेयर भी आपको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, प्रोवाइड करा जा रहा है दोस्तों। आपको यहाँ पे फुल तैयारी हो रही है सिर्फ 500 रुपये में, ठीक है। कितने रुपए, 500 रुपये। और दोस्तों आपको मैं गारंटी करता हूँ कि 80+ क्वेश्चन आप दोस्तों इन्हीं वीडियो से करके आएंगे, ठीक है। इसका प्रूफ मैंने आपको अपने चैनल पर डाल रखा है, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है देख लीजिए जाके दोस्तों। अगर इसके और भी आपको डेमो वीडियो चाहिए तो दोस्तों प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसमें आप जाकर के चेक कर लें दोस्तों। हमने हर एक टॉपिक को होलिस्टिकली क्या किया, कवर किया है। और दोस्तों ये वीडियोस जो होती है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा कम टाइम टेकिंग होती है दोस्तों, 15 से 20 मिनट की वीडियो होती है। और दोस्तों इसको करने के बाद आपको ना ही घटना चक्र उठाना है, ना ही स्पेक्ट्रम उठाना है, ना ही लक्ष्मीकांत पढ़ना है, ना ही कोई स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों हमने सभी चीज़ को यहाँ पे क्या कर लिया है, निचोड़ लिया है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो आपको पैकेज है बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मंथली फीस केवल 125 रुपये आएगी, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन दोस्तों इस प्राइस में आपको बहुत कुछ मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। यू कैन नॉट दोस्तों, और एक चीज़ आपको मैं क्लेम करता हूँ, पूरे यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट नहीं है दोस्तों। दोस्तों 1 महीने में दोस्तों अप्रॉक्स 500+ लोगों ने क्या कर लिया है, इसको ज्वाइन कर लिया है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम PDF में हो दोस्तों, आप इसको क्या करें, ज्वाइन करें और अपनी जर्नी को आसान करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।